वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी ने जो जीके के क्वेश्चंस पूछे थे वीएलडब्ल्यू एग्जाम में, जो रिसेंटली कंडक्ट करवाया है 27 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ है। पहले 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाकी जो जीके पोर्शन से अदर इंडियन लेवल के थे वो डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन JNK इज आर करेक्ट। दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एक एग्जाम में पहले भी पूछा गया था। आपको बता दें, इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट रोड टनल, इंडिया का सबसे बड़ा रोड टनल है जिसकी लेंथ है 9.8 किलोमीटर। आपको बताना ये स्टेटमेंट सही है गलत। दूसरी स्टेटमेंट है, द टनल इज लोकेटेड ऑन द लोअर हिमालय में है ये टनल और एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है टनल कनेक्ट करता है उधमपुर रामबन को जम्मू कश्मीर के जो पार्ट है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1, 2 या 1, 2, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर डी रहेगा। आपको बता दी एग्जैक्टली जैसे हमने नोट्स में मेंशन किया था, पूरी की पूरी वही लाइन यहाँ पर लिखी गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है, इसको चिनानी नशरी टनल भी कहा जाता है। इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल विद द लेंथ ऑफ 9.8 किलोमीटर और एशिया का ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है। बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल, एशिया का सबसे बड़ा बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है ये। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट टनल विद फुल्ली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम वाला इंडिया का सबसे पहला ये टनल है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। और एक और पॉइंट है यहाँ पर, इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर हिमालय बिटवीन उधमपुर एंड रामबन इन जम्मू एंड कश्मीर एट एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर हाइट। तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। आपको बता दें, जोजिला टनल बन रहा है जो 2028 में कंप्लीट होगा, वो इससे भी बड़ा होगा रोड टनल। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ही सबसे बड़ा रोड टनल है। रोड की बात करें, ट्रेन की नहीं। रेलवे टनल अलग है। रेलवे टनल जो था ना सॉरी, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे टनल पीर पंजाल रेलवे टनल था। ठीक है, जिसको बनिहाल काजीगुंड रेलवे टनल भी कहते हैं। 11.2 किलोमीटर लॉन्ग ये था, लॉन्गेस्ट था, है अभी भी, लेकिन इससे भी बड़ा टनल बन चुका है। वो है आपका T50 टनल। 50 टनल जो है ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल बन चुका है। अब ये भी रेलवे टनल था, ये जो ऊपर आपके सामने पीर पंजाल, लेकिन इससे भी बड़ा टनल अब बन चुका है, जिसको हम कहेंगे कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इंडिया का अब ये है T50। 12.77 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला वाला, इसी के बीच में आएगा। तो इट रन बिटवीन द, यहाँ पर आपने याद रखना है, खारी एंड संबर जो स्टेशन हैं, इन दो स्टेशन में रन करता है। इन बनिहाल, खारी, संबर, संगलदन सेक्शंस ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL आपने याद रखना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है ना, इसी के अंडर आता है प्रोजेक्ट। इसके अलावा और 19 ब्रिजेस इसके अंदर, टनल्स और ब्रिजेस वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट अलाउ द ट्रेन टू रन फ्रॉम बारामूला से लेकर संगलदन तक ये ट्रेन चलती है इसके तहत। तो ये आपने T50 आप याद रखना है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से आ चुका है। अब T50 और जेड मोर टनल। अब इस बार जेड मोर टनल का एग्जाम में पूछा जाना बहुत जरूर चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ही ये कंप्लीट हुआ। अभी इसकी इनोग्रेशन PM नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को इसकी इनोग्रेशन की है। तो आने वाले 1 साल तक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जेड मोर टनल। तो 2-3 बातें याद रखनी है। इसको सोनामर्ग टनल भी कहते हैं। 6.5 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ये कनेक्ट करता है गगनगीर और सोनामर्ग को। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है सोनामर्ग। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें जो ये प्रोजेक्ट किस में आता है, ये श्रीनगर ले नेशनल हाईवे के अंदर आता है। अगर हम जोजिला को भी मिला लें तो ओवरऑल जो है ये कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। किसको? श्रीनगर और करगिल को जोड़ेगा, ले करगिल को। और इसकी इनॉग्रेशन 13 जनवरी 2025 को हुई है। किसके अंडर आता है ये प्रोजेक्ट? जेड मोर टनल। ये आता है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। तो ये एग्जाम में इस तरह के भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, NHIDCL। और बिल्ट ये कितने पैसे पे हुआ है? 2400 करोड़ रुपए में बना है। श्रीनगर नेशनल हाईवे में ये इंक्लूड है। आगे आती है बात जोजिला टनल की। जोजिला टनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल देख रहे थे, इंडिया का सबसे बड़ा रोड टनल है। और इसके बाद 2-3 साल बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा जोजिला, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 14.2 किलोमीटर का रोड टनल सबसे बड़ा होगा। अभी नहीं ये कंप्लीट हुआ है, पहले कह रहे हो। एशिया का सबसे बड़ा टनल होगा ये, नॉट ओनली इंडिया। और एल्टीट्यूड भी बहुत हाई पे है, 11,578 मीटर अबोव द सी लेवल इसकी हाइट है। और ये इंश्योर करेगा सेफर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन द लेक, करगिल एंड श्रीनगर। और 2028 की इसकी कंप्लीशन डेट बताएगी। तो ये टनल सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है चिनाब रेल ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिनाब रेल ब्रिज के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन होना। जम्मू एंड कश्मीर में है ये चिनाब रेल ब्रिज, और ये बिल्ट हुआ है रेलवे स्टेशन। ये पूछा गया था कौन से रेलवे स्टेशन में आता है। ये आता है संगलदन एंड रियासी रेलवे स्टेशन में पाया जाएगा चिनाब रेल ब्रिज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दूँ। चिनाब रेल ब्रिज जो है बक्कल एंड कोरी के बीच में पाया जाएगा। बक्कल एंड कोरी जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन के बीच में बना है, वो है आपका संगलदन एंड रियासी रेलवे स्टेशन। एक पॉइंट याद रखना है,
हाइट की बात करें तो इसकी 360 से एक काम कर लो, 359 मीटर हाइट पे है ये। दुनिया का सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जनाब, रेल ब्रिज है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज भी इसको कह सकते हैं। लेंथ इसकी 1315 मीटर ही है, लेकिन ये हाइट की वजह से फेमस है। हाइट, दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेल ब्रिज है। ओके, इसी के साथ साथ मैं अंजी ब्रिज, खाद ब्रिज की भी बात बता दूं आपको। जो अंजी खाद ब्रिज है ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज जो है अंजी खाद ब्रिज, चिनाब रिवर पे है ये भी। इन द उधमपुर श्रीनगर, उसी जो हमने अभी कहा था USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बीच में आता है। द ब्रिज जो इसकी लेंथ है 725 मीटर ये लंबा है और इसकी जो बात करें जो केबल स्टेट इसका सेगमेंट है वो 473, दो टोटल लेंथ जिसमें केबल स्टेट के अलावा भी आगे होगा, तो टोटल इसकी 725 मीटर लेंथ है, लेकिन जो केबल स्टेट सेगमेंट है वो 473 मीटर ही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, और हाइट इसकी 193 मीटर है, 193 मीटर ऊंचाई। दोनों ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच रेलवे स्टेशन, ये पूछा गया था रेलवे डिवीजन हैज़, क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन? इसलिए रेलवे डिवीजन या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये करंटली न्यूज़ में रहे हैं। जो रेलवे डिवीजन की बात करें कौन सी जुरिस्डिक्शन में आता है, जम्मू बारामूला, तो ये जम्मू डिवीजन में आएगा। अब ठीक है, क्यों आपको बता दें, ये रिसेंटली अभी 6 जनवरी 2025 को ये जोन बनाया गया है। सबसे लास्ट टोटल जोन जो है ना अपने डिवीजन्स हमारे इंडिया में, रेलवे डिवीजन्स वो 70 हैं, 70। सबसे लास्ट अभी रिसेंटली बना है 6 जनवरी 2025 को, PM नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया है, इनॉग्रेट किया है। और ये बता दें आपको 70, मैं करेक्शन कराऊंगा, पहले एक वीडियो में 69 बोल दिया था, अभी आपने काफ़ी सर्च करने के बाद हमने इस पर काफ़ी सर्च किया और फाइनली इट इज़ द 70th रेलवे डिवीजन है इंडिया का। ये 70th रेलवे डिवीजन कौन? जम्मू रेलवे डिवीजन। ठीक है, ये वन ऑफ द 6 रेलवे डिवीजन अंडर द जुरिस्डिक्शन नॉर्थन रेलवे। देखो जो नॉर्थन रेलवे है ना, इसमें 6 डिवीजन आती हैं और 6 में से एक ये भी अब नया बन गया। पहले 5 ही डिवीजन से 6 डिवीजन नॉर्थन रेलवेज में। जम्मू रेलवे डिवीजन क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? जम्मू में रहेगा। इनोग्रेट किया गया रिसेंटली 6 जनवरी 2025 को। 70th रेलवे डिवीजन है इंडिया का। ठीक है, 70th रेलवे। जोन कितने हैं रेलवे के? 17, लेकिन डिवीजन 70 हैं, 70। ठीक है, इसकी ओवरऑल नेटवर्क कितना रहेगा? इसका नेटवर्क रहेगा टोटल 742.1 किलोमीटर इसकी टोटल ओवरऑल लेंथ रहेगी, नेटवर्क रहेगा। ओके, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, कुछ पार्ट ऑफ द पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को भी कवर करेगा ये जम्मू रेलवे डिवीजन। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर नॉट करेक्ट। कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? अगर आपने लेक्स के हमारे लेक्चर्स या नोट्स देखे हो तो इजीली आप कर सकते थे। डल लेक लोकेटेड इन द श्रीनगर, हॉर्स बोट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई बात नहीं, सही है। पैंगोंग लेक साल्ट वाटर लेक है दैट लाई पार्टली इन इंडिया पार्टली इन चाइना, ये भी सही बात है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि बांडीपुर में है, ये भी सही बात है। मानसबल लेक, ये गलती होगा डेफिनेटली, तो इसका क्या गलती है यहाँ पर? गलती ये है कि इसको जेवर इन द क्राउन ऑफ कश्मीर नहीं कहते। ठीक है, जैवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं अभी आपको बता देते हैं। ये चारों लेक्स को मैं थोड़ा 1-2 मिनट और लूँगा आपको, यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ आपको। वुलर लेक की बात करें, वुलर लेक एक वेटलैंड भी है, 5 वेटलैंड में से एक वेटलैंड है ये वुलर लेक रामसर साइट के अंदर, और इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। इंडिया की नंबर 1 पे फ्रेश वाटर लेक यही है, वुलर लेक। लेकिन एशिया की बात करें तो दूसरे नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बांडीपुर में लाई करती है, सोपुर या बांडीपुर के बीच में। ओवरऑल बांडीपुर ही आप याद रखो। इट इज़ मैनली फेड बाई झेलम। झेलम जो रिवर है ना, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर कश्मीर, तो ये सीधा जाके कहाँ गिरता है? इसका पानी वुलर लेक में, बारामूला साइड से। और टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है वुलर लेक। आर्टिफिशियल आइलैंड भी है इसमें जिसको जैनल लेक कहते हैं, जैनुल आबिदीन ने बनाया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। महापद्मा सागर भी कहते हैं वुलर लेक को। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। डल लेक की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक है। ये एक तो याद रखना, लार्जेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, फ्रेश वाटर लेक खाली कह रहा हूँ। फ्रेश वाटर लेक है, साल्ट नहीं है, फ्रेश वाटर लेक है। फेमस है किसके लिए? हॉर्स बोट हो गया, जैसे शिकाराज हो गए, शिकारा हॉर्स बोट वगैरह, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। अब ऊबर शिकारा भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, अभी जो क्वेश्चन में देख रहे थे, डल लेक को कहते हैं, मानसबल को नहीं कहते। इसको जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, श्रीनगर जेवल भी कहते हैं, अर्बन लेक भी कहा जाता है इसको, डल लेक को। ठीक है, इसके अदर नाम जो जितने भी इंपॉर्टेंट है याद रखना है। मानसबल लेक से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार पूछा गया था डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? मानसबल लेक है इंडिया की। कहाँ पर है ये? गांधरबल में है। किसके लिए फेमस है? लोटस के लिए फेमस है। क्या इसको कहा जाता है? दूसरा नाम सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक मानसबल लेक को कहा जाता है। और चौथे नंबर पे जो लेक क्वेश्चन में थी वो थी आपकी पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है ये 4350 मीटर की हाइट पे और वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, दुनिया की सबसे ऊंची अगर साल्ट वाटर लेक पूछी जाए, साल्ट वाटर लेक, तो वो पैंगोंग लेक रहेगी। ये लद्दाख में, सब पार्ट ऑफ इट जो लद्दाख में, कुछ इसका पार्ट तिब्बत चाइना में भी लाई करता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। ओके,
तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, बहुत बार हमने ये पढ़ाया आपको, विच वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। इट इज़ सिंपली द बुरजा होम। बहुत बार आपको ये एमसीक्यू करवाया है, सिमिलर बिल्कुल सेम एमसीक्यू। और यहाँ पर कुछ अदर आर्कोलॉजिकल एंशिएंट साइट्स डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसमें बुरजा होम अभी हम कह रहे थे नियोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट है, श्रीनगर में है जम्मू कश्मीर के। और उसके बाद गुफराल आ जाता है, ये भी एक नियोलिथिक साइट है जो कि त्राल तहसील, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की त्राल तहसील में है गुफकराल नियोलिथिक साइट। और इसमें कुछ एविडेंस अर्ली हैबिटेशन के आपको मिलते हैं यहाँ पर। और अवंतीपुरा राइन्स, ये भी एक हम कहें एंशिएंट साइट है, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिंदू टेम्पल्स इसमें पाए जाते हैं, बिल्ट बाई करकोटा डायनेस्टी इन द 8th and 9th सेंचुरी। मतन सन टेम्पल भी एंशिएंट और आर्कोलॉजिकल साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल साइट है ये। और एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, अनंतनाग में है, जिसको बिल्ट किया गया था ललित आदित्य के द्वारा। मांडा जम्मू के अंदर, ये भी एक आर्कोलॉजिकल साइट है जम्मू की, विच शोकेसिंग द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द आर्टिक्राफ्ट्स। सैमथन जो कि आर्कोलॉजिकल साइट है नियर बिजबिहारा, रिवील करते हैं हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ये जितने भी एंशिएंट टाइम के रिलेटेड जो भी साइट्स हैं, कहीं ना कहीं आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो वो आपके सामने रखती है। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्टर इन द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी। देखो, अब हम बात करें इन द जीडीपीज कंट्रीब्यूशन, जीएसडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें सर्विस सेक्टर ज़्यादा टॉप पर रहेगा। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की केस की बात करें तो एग्रीकल्चर रहेगा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू इकॉनमी बात आ रही है तो आंसर सर्विस सेक्टर रहेगा। सर्विस सेक्टर में आपका टूरिज्म, इसके अलावा जो टूरिज्म के अलावा अदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर ही इसमें आंसर रहेगा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बेस पे। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बेस पे या हम लोग कितने इन्वॉल्व हैं सेक्टर्स में, तो वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है इन्वॉल्व हैं। 61% जो हैं लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। सर्विस सेक्टर में लगभग हम कहेंगे 20% और बाकी अदर 20% लोग रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था डोगरा आर्ट म्यूजियम, अमर महल पैलेस, अखनूर फोर्ट और बहू फोर्ट के रिलेटेड, और यहाँ पे आपको मैच तक कॉलम करना था। डोगरा आर्ट म्यूजियम की स्पेशल क्या बात है कि यहाँ पर आपको बसोली पेंटिंग्स मिलेंगी। ओके, अमर महल पैलेस की खास बात ये रहेगी कि ये आपको मैंने बताया था कि ये जो है फ्रेंच आर्किटेक्चर के द्वारा बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर 4 रहेगा। अखनूर फोर्ट जो है ये डबल स्टोरी एक बिल्डिंग है जो कि हम कहेंगे काउंटर फेसिंग वॉल डेकोरेटेड विद द आर्क्स एंड सम मॉडल्स। और बाकी बचा आपका बहू फोर्ट, तो इसमें आपको 8 ऑक्टागोनल टावर्स मिलेंगे। तो आप इसका आंसर मिला सकते हो क्या बना है, आपको मैं इस तरह से बता देता हूँ इन चारों के बारे में। डोगरा आर्ट म्यूजियम पहले बात करें हम, डोगरा आर्ट म्यूजियम की हम बात करें, ये डोगरा आर्ट म्यूजियम जो जम्मू में है, म्यूजियम ऑफ डोगरा कल्चर हेरिटेज होर्सेज इन द पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में ये है। डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू में कहाँ है? पिंक हॉल ऑफ द मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। और इसकी जो मैन अट्रैक्शंस हैं वो क्या है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो बसोली की हैं ये यहाँ पर रखी गई, ये इसकी खास बात है। अमर महल पैलेस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये म्यूजियम जो है बनाया गया अमर सिंह के द्वारा। आर्किटेक्चर जो इसका मैन रहा है फ्रेंच आर्किटेक्चर्स रहे हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, अमर सिंह और फ्रेंच आर्किटेक्चर। ठीक है, और अमर महल जो है ये लास्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, विच वाज द लास्ट रेसिडेंस ऑफ डोगरा किंग। देखो डोगरा किंग जो थी ना, जो हरी सिंह की वाइफ, तो वो यहाँ पर ही रही है। एक्चुअली जो 1925 के बाद जो है हरी सिंह और इनके जो है फैमिली ये सारी यहाँ पर ही शिफ्ट हो गई थी। पहले ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में ही थे, उसके बाद जो है यहाँ पर अमर महल पैलेस में शिफ्ट हो गए। तो लास्ट रेसिडेंस जो रहा है डोगरा किंग्स का वो अमर महल पैलेस ही रहा है आफ्टर 1925। आफ्टर ये याद रखना 1925 के बाद, 1925 से पहले जो है मुबारक मंडी पैलेस में ये डोगरा किंग्स रहते थे। अखनूर फोर्ट और बहू फोर्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो जो अखनूर फोर्ट है ये चिनाब के किनारे है और इसकी कंस्ट्रक्शन राजा तेज सिंह ने की थी 1762 में और कंप्लीट की गई थी राजा आलम सिंह ने 1802 में। 2 स्टोरीड पैलेस है जो कि काउंटर यार्ड फेसिंग वॉल्स डेकोरेटेड विद आर्क्स एंड सम और राज तिलक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। राज तिलक सेरेमनी जो हुई थी ना महाराजा गुलाब, डोगरा राज जब चला था ना, महाराजा गुलाब सिंह की जो राज तिलक सेरेमनी हुई थी ना, वो यहीं पर हुई थी अखनूर फोर्ट के पास। तो बहू फोर्ट की बात करें, बहू फोर्ट जो है एक्चुअली महाराजा ऑफ परमार राजपूत ने बनाया है एंशिएंट टाइम में, लेकिन जो इसका तवी रिवर के किनारे इसकी जो रिपेयर या बाद की में जो कंस्ट्रक्शन की गई बहुलोचन ने इसकी की थी। और ये डेडिकेट हम कहेंगे जगह है, इट इज़ डेडिकेटेड टू द, इट हैज़ अ टेम्पल विच डेडिकेटेड टू द गॉडेस काली, और इसीलिए इसको बावे वाली माता टेम्पल भी कहा जाता है। और इट हैज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ द 8 octagonal towers are turrets connected with the thick wall। तो ये इंपॉर्टेंस है इसके, आपने याद रखने बहू फोर्ट के रिलेटेड। तो चारों ऑप्शंस को हमने इस तरह से एलिब्रेट किया है जो कि आपके हेल्प कर सके। और इस बार अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बार पहले भी पूछा गया था, मैच ने यहाँ पर कॉलम है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। डी कोड्स हैं कोपन्स क्लासिफिकेशन के कोड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सीधा एक्सप्लेन बता देता हूँ कि किस तरह से ये कोड आपको करना था। DFB जो है वो आपके लिए रहेगा कश्मीर क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंस, कश्मीर क्लाइमेट ह्यूमन सेवर विंटर एंड शॉर्ट माइल्ड समर्स। और CWA जम्मू डिवीजन के लिए जम्मू का क्लाइमेट शो करता है विच इज ह्यूमड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और DWD लद्दाख का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर एंड शॉर्ट कूल समर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से पूछा गया था, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिमालयन ब्राउन बेयर के बारे में पूछा गया था। हिमालयन जो बालू है ना, इसका नाम पूछा गया, जो कि जो जम्मू कश्मीर के हायर एरियाज़ में पाया जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम एक्चुअली जो है वो है, बहुत सारे एस्पिरेंट को मोस्टली नहीं पता होगा स्टूडेंट्स को, यूसस एक्रोटस, इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लो। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, हालांकि पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ये पूछा नहीं गया था, लेकिन हंगूल, किलिच पिसन, ब्लू मार्को, साफरान जैसे के साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो कि जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट एनिमल्स, प्लांट्स और फ्लावर जो भी हैं वो आपने याद रखती हैं। हिमालयन ब्राउन बेयर जो पूछा गया था आपके सामने है। इसके बाद हंगूल कश्मीर स्टैग, जो कि जम्मू कश्मीर का जो यूटी एनिमल है हंगूल, और बर्ड है किलिच पिसन, दोनों का साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। हंगूल का नाम है सर्वक्स एल्फस हंगलू, और किलिच पिसन का नाम है लोफूरा ल्यूकोमोनास। तो ये दोनों याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ब्लू नेक क्रेन पहले हमारा स्टेट बर्ड हुआ करता था, जब यूटीज़ बनी तो ये लद्दाख का यूटी बर्ड हो गया, इसका नाम है बलेरिका रेगुलोरम। और मार्खोर भी यहाँ ही पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो इसका नाम है कैपरा फेल्कोनेरी। सैफ्रॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोकस सेटिवस, इसका नाम याद ही होगा ऑलमोस्ट एस्पिरेंट को। चिनार भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, यूटी हमारे यूटी का हम कहेंगे ट्री है। प्लेटनस ओरिएंटलिस इसका साइंटिफिक नाम है। एप्पल जो कि हमारी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर इंडिया में एप्पल का, जम्मू कश्मीर, तो मेल्सस डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आपके लिए रखे हैं। अब बात करें हम, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हमने डायरेक्टली सीधा आपको लिखा हुआ है नोट्स में, दुम्मल डांस के रिलेटेड था। तो दुम्मल डांस जो होता है ना, ये एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है वट्टल ट्राइबेट जो है ना, ट्राइब है, वट्टल कम्युनिटी के लोग इसको परफॉर्म करते हैं, और ये वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ परफॉर्म बाय मेल्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें लॉन्ग कलरफुल रोब्स एंड द टॉल कॉनिकल कैप्स वगैरह पहनी होती हैं, जिसमें बियर्ड्स और शेल्स लगे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको अगर एक भी आती है ना, तो 1 आपको लग रहा है करेक्ट है, तो इसका मतलब 1 यहीं कहीं पर भी नहीं है, दूसरा गलत है, इसका मतलब आंसर सीधा 1 और 3 ही होगा, ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बता दें कुछ यहाँ पर मैं ज़्यादा डांस की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 और 2 5 की यहाँ पर मैं बात करूँगा। बाकी डिटेल हमारे नोट्स और लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में नंबर दिया, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुद डांस पे 3 बार लगभग क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 1-2 सालों में। आपको बता दें ये जो कुद डांस है ये परफॉर्म किया जाता है हिली एरिया ऑफ जम्मू रीजन, ये याद रखना, ओनली जम्मू रीजन, नॉट इन कश्मीर पार्ट। और ये परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ गॉड कुल देवतास, कुल देवतास के ऑनर में ये परफॉर्म किया जाता है कुद डांस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये रात में ही मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट याद है, जम्मू में कुल देवतास और रात में, ठीक है। और तीसरा आपके बाद आता है इसका दूसरा पॉइंट, राउफ इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द नॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है जम्मू कश्मीर का, परफॉर्म बाय द वुमेन। पहली बात कि वुमेन परफॉर्म करती है कश्मीर वैली में ही होता है, मोस्ट बाय द वुमेन प्राइमरी इन कश्मीर वैली। दिस डांस इज परफॉर्म एज अ वेलकमिंग डांस होता है ये स्प्रिंग सीजन का, जब मौसम बाहर आता है ना स्प्रिंग सीजन, उसके वेलकम के टाइम में, आने के टाइम में ये परफॉर्म किया जाता है। आल्सो परफॉर्म इन द वेडिंग फेस्टिवल, ईद, वेडिंग, जो भी खुशियों के त्यौहार होते हैं ना, ये डांस हमेशा होता है कश्मीर में परफॉर्म। रऊफ वुमेन स्टैंडिंग फेस टू फेस, अभी मीनिंग द कलरफुल फैरन्स एंड हैवी जितनी एम्ब्रॉयडरी जेवरात वगैरह पहने होते हैं डांस करने के टाइम। डूमल पे पूछा गया था, सिंपली मैंने ये ब्राइट किया हुआ, पहले ही कलरफुल रखा था ये लाइन, ओनली मेक ऑफ वुटल कम्युनिटी, यहीं से आपका आंसर निकल आता था, इसी रेड कलर से ही, पूरी पानी का आने की जरूरत नहीं थी। बाकी आगे लिखा भी है पेइंग कॉनिकल कैप विद बियर्ड इन द पल्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हैं। तो यहाँ से ही मेन पॉइंट है कि सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं वुटल कम्युनिटी के स्पेशल जितने भी ओकेजन्स होते हैं उस पर, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कलर के कैप्स, वाइब्रेंट कलर कैप्स, कॉनिकल कैप्स जो वगैरह पहने होते हैं मेल्स ने इसको परफॉर्म करते हुए। इसके बाद छज्जा और हिरन की बात करें, छज्जा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल जो होता है बाय द यंग बॉयज़ जो होते हैं, जम्मू रीजन में परफॉर्म होता है बाय द यंग बॉयज़ छज्जा डांस। इसके अलावा हेरन डांस जो है ये डियर डांस कहेंगे इसको, अनदर पॉपुलर डांस परफॉर्म जो होता है जो लोहड़ी फेस्टिवल पे, जम्मू रीजन में दोनों होते हैं, लोहड़ी फेस्टिवल दोनों होते हैं। फ़र्क इतना है कि जो छज्जा है बच्चे लोग या यंग लोग करते हैं, और अडल्ट जो है ये परफॉर्म करते हैं हिरन डांस, क्लियर है, इतना डिफरेंस ही दोनों में याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 2019 के बाद 2 यूटीज़ बनी, लद्दाख में लेजिस्लेटर नहीं है, ठीक है, लेजिस्लेशन असेंबली नहीं है, क्लियर है। इसके बारे में बताना गवर्नेंस कैसे होती है, चीफ मिनिस्टर कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं है चीफ मिनिस्टर, गलत बताना, कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है, करेक्ट है, ट्रू है। चीफ मिनिस्टर होगा लद्दाख का, नहीं है, असेंबली नहीं है, चीफ मिनिस्टर कहाँ से होगा, गवर्न बाय द स्टेट एंड सेंट्रल, ये भी कोई बात नहीं है। डायरेक्टली गवर्न करेगा गवर्नर, ये भी नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही यहाँ पर है, यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो आंसर डी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का सिंपली आप सबको पता होगा कि ये जो अपोज किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं थे, वो बी आर अम्बेडकर ही थे। हालांकि आपको मैंने कुछ हद तक बताया है, 2 ऑप्शन मैंने जो लिखा था उसमें 2 ऑप्शन ज़रूर थे, आपको बता दें। देखो मैंने जीपी नारायण और अरुणा आसिफ अली का मेंशन किया था, तो लोहिया का मेंशन नहीं था, फिर भी आंसर आपका कहीं ना कहीं निकल जाता है, इतना हमने ज़रूर डाला हुआ था इसके रिलेटेड। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होती है, लॉन्च की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा, एट कहाँ पर, मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है यहाँ पर लॉन्च होती है। कौन सी डेट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की जाती है। स्लोगन दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, डू एंड डाई का स्लोगन, कब दिया गया डू एंड डाई का स्लोगन,
क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इसके आउटकम्स क्या है? आउटकम क्या आएंगे? सीधा जेल में डाला सबको। बहुत ये हम कहेंगे अंग्रेज़ों की सख्ती थी। यहाँ ऑपरेशन 0R लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो है वो गांधी जी को और बाकी जो लीडर्स थे उनको जेल में डाला गया। गांधी जी की अगर हम लोकेशन की बात करें तो गांधी जी को आगा खान पैलेस जो कि पूना में है, यहाँ पर रखा गया इस दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और अंडरग्राउंड एक्टिविटी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले मेजर लीडर थे, जिसमें जेपी नारायण आता है, अरुणा आसिफ अली आएगा, उषा मेहता आता है, जो ऑपरेट कर रहे थे अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो, एक अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें ये मोटिवेशन देते थे कि आज़ादी चाहिए हम, इस तरह का रेडियो फ्रॉम द ग्वालियर टैंक मैदान। उसके बाद हम बात है नॉट सपोर्टेड बाई, मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं कर रही थी इसको, जिन्ना और वगैरह उनके साथ ही, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह आगे बी आर अम्बेडकर वगैरह इनके लोग भी नहीं इसको सपोर्ट कर रहे थे। यह है इंडायरेक्टली मेंशन किया है, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड वही थे। तो CR फार्मूला भी जो है इसी दौरान 1944 में इसके बाद आता है, इसके जो हम कहेंगे आउटकम के बाद, जो कि C राजगोपालाचार्य ने लाया था एज अ प्रपोजल फॉर कांग्रेस मुस्लिम लीग कोऑपरेशन। तो पर्पज इसका यही था, एम टू एड्रेसिंग द मुस्लिम लीग डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा कोल के रिलेटेड। इंदिरा कोल जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इतना सबको पता होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर थी कि ये कहाँ पर है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा बी, इंदिरा कोल जो है एक माउंटेनियस पास जो कि सेचियन ग्लेशियर के पास, इसको सेचियन मुतक का कहेंगे, कैराकोरम रेंज में ये है। तो इसके बात करें, इंदिरा कोल जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इज अ माउंटेन पास इन द सेचियन मुटेल्स इन द कैराकोरम रेंज, इट लाइज इन द यूटी ऑफ लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर में नहीं है ये, अब यूटी ऑफ लद्दाख में आएगा ये, ठीक है, याद रखना, इंदिरा जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ओके, और एक बता दें आपको, इसका नाम जो रखा गया था बुल्लॉक वर्कमैन ने, जो बुल्लक वर्कमैन ने इसका नाम रखा था इंदिरा कोल, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है कोल इंदिरा कोल जो है वो रखा गया था 1912 में, ये नाम रखा गया था। अब साथ साथ में आपको मैं बता दूं, ईस्टर्न मोस्ट ये था नॉर्थन मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट में कीबातू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का गुहार मोती है जो कि गुजरात में है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था, तो ऑलमोस्ट हमने जम्मू कश्मीर की ही आज एक्सप्लेनेशन करनी थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। पूनी राइस इररेलेवेंटली पूछा गया है, आई डोंट थिंक, मैं सर्च कर रहा था कि करंटली न्यूज़ में भी मुझे नज़र नहीं आया पूनी राइस, GI टैग की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो पता नहीं क्यों पूछा गया, हालांकि तमिलनाडु का राइस है पूनी राइस, मे भी न्यूज़ में रहा हो, लेकिन मैंने सर्च किया मिला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ट्राइब, तो यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजन थी। बिल तो है ही, ट्राइब कोथरिया भी कहीं ना कहीं है, गोंड ट्राइब इज नॉट अ मेजर ट्राइब। गोंड ट्राइब जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एरिया में होती है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और नहीं करेंगे क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाए, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमी से सिर्फ एक क्वेश्चन था, कंज्यूमर सॉवरेनिटी पे पूछा गया था, और उसके बाद एक क्वेश्चन टेंपल पे पूछा गया था, बृहदेश्वरा टेंपल के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, आप थोड़े अपने लाइफ पे कभी कोशिश करना मेहनत करने की, तो पता चले कैसा लगता है। ये सिंपल था, पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन थे वही थे, जैसे कि पार्ट 4 आपको पता है क्या है, पार्ट 4 कौन सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और इसके बाद एमरजेंसी प्रोविजन कौन सा है, 18 है कि 17 है बताओ, तो 17 मेरे ख्याल से ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है यही होगा। अब आप देखो यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, A का 3, B का 1 है, तो इसका 4 आएगा, इसका ये आ जाएगा, ठीक है। 18 का इमरजेंसी प्रोविजन होता है, इतना प्रोविजन मुझे याद है यहाँ तक। तो पॉलिटी का दूसरा भी इजी क्वेश्चन था, राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 आर्टिकल, ये तो सही बात है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पता है आपको, लेकिन यहाँ पर गलती कल्चरल एजुकेशन 29-30 होता है आर्टिकल। ये जो 23-24 आर्टिकल है, ये आता है आपका अपना आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला, ये 23-24, जिसमें वही ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड। और कल्चर राइट टू कंस्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 आता है, तो ये भी गलत है यहाँ पर। A 1 और 2 आंसर रहेगा, आंसर C रहेगा 1 और 2, तो दोनों क्वेश्चन ये ईजी थे। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको पता है अभी एड पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यार, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपको मैंने लिस्ट दी हुई है, आप उसको डिलीट करना, क्योंकि अभी मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है आपका, एग्जाम्स में खास सब इंस्पेक्टर है आपका, जब सिलेबस में होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की जानते, देखो करंट अफेयर अलग, हर एक एग्जाम का अलग मैटर होता है, सिलेबस देखना जरूरी। जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, उसमें सीधे सीधे करंट अफेयर के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरह के जिसमें डायरेक्टली मेंशन ना हो करंट अफेयर, तो एक सब पार्ट हो तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ के यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ये 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के आपका इसरो के रिलेटेड था एक क्वेश्चन, तो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, उतना ज़्यादा कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था। ओवरऑल यही था आज जो हमने डिस्कस करना। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, नंबर आपके सामने है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट एग्जाम जो कि अभी हाई कोर्ट का आ रहा है, उसके भी आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी भी टाइम है, रिवीजन नोट्स हैं, एक बार नज़र जरूर लगा लें। अगर आपको सही नहीं लगता आप हमें बता सकते हैं, आपको अगर चार्जेस तो मिनिमम ही रहते हैं, इसमें कोई तंगी वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं, हम टेंशन ही नहीं देते आपको। जो पूरे कोर्स की चार्जेस होते हैं वो आपके 150 रहेंगे। अगर आपको नोट्स और वीडियो सिर्फ चाहिए, ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, तो 99 रुपीज़ में आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चार्जेस की बिल्कुल परवाह नहीं करें, क्वालिटी बिल्कुल 100% क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, फोन कॉल्स नहीं करने हैं। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।